क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ, कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो बदल रही है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या है, और दूसरा सवाल जो लगे लगाया आएगा वो ये आएगा कि वो मूव कैसे करती है। व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स? द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सेवरल स्मॉल रिजिड irregularly shaped plates, जिसे स्लैब्स भी कहा जाता है, which carry continent and the ocean floor। ये हमारे ग्लोब का डिपिक्शन एक डमी बनाई गई है। अब उसमें अगर आप देखोगे तो क्रैक्स दिख रही है आपको, ये क्रैक्स जानबूझ के डाली गई है क्योंकि हमारा अर्थ भी कुछ इसी तरह से, तो ऊपर से तो आपको सारा सब कुछ प्लेन दिख रहा है, लेकिन अंदर जो नीचे है तो नीचे यहां पे ऐसे क्रैक्स डेवलप हुए हैं, ठीक है। और इन्हीं क्रैक्स में से क्या होता है, जो मेंटल पड़ते हैं, मेंटल के अंदर क्या होता है, मैग्मा, वो मैग्मा क्रीप करता है, धीरे धीरे निकल के ऊपर आता है, और निकल के आने के बाद कहीं वॉल्केनो में फूट रहा है तो कहीं पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रैक्स दिख रहे हैं ना, ये क्रैक्स क्या है, ये अलग अलग स्लैब्स बन गए हैं। तो दी होल लिथोस्फीयर, मतलब जितना भी लैंड पार्ट है, पूरी दुनिया लैंड पार्ट है, वो तो पानी है, पानी के नीचे भी जमीन है, तो दी होल लिथोस्फीयर लैंड पार्ट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। तो ये पूरा का पूरा जो लैंड पार्ट है, इट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स में टूटा हुआ है। The blocks of landmass are known as lithospheric plates। ये जो ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है, इन ब्लॉक्स को लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सेवरल स्मॉल रिजिड्स इरेगुलर। इरेगुलर है, कोई शेप नहीं होता इसका कि हाँ ऐसी पाई जाएगी। जहां जहां कमजोर फॉल्ट लाइन रहेगी, फॉल्ट लाइन क्या होती है कि पूरी मिट्टी है, पूरी मिट्टी में बीच में जहां पे थोड़ी सी कमजोर मिट्टी है तो वहां से क्रैक हो जाएगा। तो इस तरह से इरेगुलर शेप होते हैं इनके, इरेगुलरली शेप प्लेट्स जिन्हें स्लैब्स कहा जाता है, विच कैरी कॉन्टिनेंट इन द ओशन फ्लोर। हर प्लेट पे, हर स्लैब पे कॉन्टिनेंट होता है, जैसे अफ्रीका का कॉन्टिनेंट भी हो गया और इतनी ओशन फ्लोर भी हो गई। आगे समझ में? तो ये होता है पूरा फिनोमिना लिथोस्फेरिक प्लेट्स का। दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, ठीक है। आप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर रहते हो तो मैं बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा इंडिया मूव कर रहा है, तो आप बोलोगे कि जैसे शिप मूव करता है, मैं बोलूंगा हाँ वैसे ही। हमें तो फील ही नहीं होता कब मूव करता है, कहां मूव करता है, हमने तो ऑब्जर्व ही नहीं किया, ठीक है। कैसे, हमें तो पता ही नहीं चलता है। तो जी हाँ, हमें पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि किस स्पीड से मूव करता है, लाखों सालों में सिर्फ 1 इंच 2 इंच, इतना लाखों साल लगते हैं थोड़ा सा मूव करने में। तो उसी सेंस में क्या होता है, जितनी भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, दे आर ऑन कंटिन्यूस मूव। इट इज बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब ये मूव क्यों करता है, ये मूवमेंट इस कारण से होता है क्योंकि ये जो लिथोस्फेरिक स्लैब होती है ना, ये लिथोस्फेरिक स्लैब किसके ऊपर होती है, ये जमी हुई नहीं होती है। लिथोस्फेरिक प्लेट क्रस्ट है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे क्या होता है, मेंटल। मेंटल में क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है ना। अब जब वो मूव करेगा, हिलेगा, इन प्लेट्स को मूव करवाएगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि नीचे सॉलिड बेस नहीं है, नीचे मोल्टन मैग्मा है। और वही चीज यहां पे बताई गई है कि मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे मोल्टन मैग्मा जो है वो मूवमेंट करवा देता है प्लेट्स में। तो जैसे बर्नर हम ऑन करते हैं, बर्नर ऑन करने के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होने लगती है चाय, तो वो इस तरह से बॉईल करती है। अब बॉईल करती है तो उस समय पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, अब इसमें आपने बॉईल करना जब स्टार्ट किया तो हम देखते हैं नीचे से ऐसे बुलबुले उठते हैं और वो इस तरह से नीचे सबसाइड होने लगते हैं। होता है ऐसा, ठीक है। हो रहा है तो वाटर पार्टिकल्स ऐसे ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद में इस तरह से नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर आते हैं नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह से डांस क्यों करते हैं वो डांस इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर चार्ज होता है। चार्ज कैसा होता है, क्योंकि वो गर्म होता है। इस कंसेप्ट को सीधे उठा अर्थ पे लाना है। लिथोस्फेरिक प्लेट समझ गए, लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है ना, तो उस कंसेप्ट पे लाना है। उसके पहले अगर हम इसी को अर्थ बनाए तो इस पानी में, इस चाय में आप पेपर डाल दीजिए, तो क्या होता है कि जब ये चाय उबल रही होती है उस पर आप पेपर डालोगे तो आप देखोगे कि आप पेपर जहां डालते हो, जैसे अगर मैं यहां पे पेपर डालता हूं अभी, तो पेपर एक साइड में चले जाएगा। अब साइड में धकाया किसने उस पेपर को, तो किसी ने धकाया तो है नहीं, लेकिन नीचे से जो बॉईल करता हुआ पानी आता है, नीचे से जो बॉईल करता हुआ दूध चाय आती है, अपने साथ में उस ऊपर जो पेपर को डाला है आपने उसे बहा के ले जाती है। जैसे यहां पे मैंने पेपर डाल दिया, ये तो ये नीचे से पार्टिकल्स आए, ये इस तरह से सबसाइड करते हैं ना ऐसे, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस पेपर को एक कोने में ले जाएंगे। अब हम अर्थ पे आते हैं, अर्थ पे समझते, देखो क्या है, ये हो गया अर्थ क्रस्ट पूरा, ठीक है। एक प्लेट हो गई, ये 2 प्लेट हो गई, मैंने बताया अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है। जब नीचे से यहाँ पे हमने बताया कि मोल्टन मैग्मा होता है, तो मैग्मा इस तरह से ऊपर जाता है, नीचे बैठता है, ऊपर जाता है, नीचे बैठता है। क्यों ऐसा डांस क्यों करता है, क्योंकि वो गर्म होता है ना, तो वो ऊपर जाता है, नीचे बैठता है, ऊपर जाता है, नीचे बैठता है, जैसे पानी बॉईल करता है उस तरह से। अब जब ये ऊपर नीचे करता है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो तैर रही लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स को भी क्या करेगा, अपने से अलग करेगा। और वही कारण है जो मैंने आपसे कहा था कि दिस लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर ऑन कंटिन्यूअस मूव, हमेशा मूव करती रहती है। हमें क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि बहुत धीरे करती है और बहुत लंबे समय पे करती है, तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन एक समय आता है जब हमें पता लगता है, ये सडनली मूव करती है, जैसे अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अर्थक्वेक अगर आता है, जैसे यहां से ओरिजिनेट होता है अर्थक्वेक, तो वो आपको ऊपर आते आते फील करवाएगा। ये मोल्टन मैग्मा जो है तो ये सर्कुलर मैनर में इस तरह से घूमता रहता है, और इस सर्कुलर मूवमेंट के चलते क्या होता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती है। ये पूरा अर्थ है, ये अभी प्लेन है पूरा अर्थ, ये लावा निकल के आया बाहर, ठीक है।
और आप देखोगे कि अर्थ ऐसा ऐसा मूव कर गया। ऐसा ऐसा क्यों मूव कर गया? क्योंकि मैंने बताया था आपको मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक नीचे चली जाती है, मेंटल है, ये रेस जा रही है ऊपर, ठीक है, उबलते हुए। अब जब ये रेस ऊपर जाएगी, ऊपर गया, लावा निकला, ये लावा धीरे से यहां से बर्स्ट करेगा इस तरह से, ये बर्स्ट कर गया। तो उसके चलते क्या है कि चेंजेस आए। अब आप देखो ये प्लेन थी जमीन थी, लेकिन क्योंकि नीचे से कन्वेक्शनल करंट उठते हैं, वो क्या करते हैं, मैंने बताया था ना, मेंटल जो होता है, जो मैग्मा होता है, वो भूखा होता है, वो सॉइल को खा जाता है। मेंटल जब ये ऊपर जा रहा है मैग्मा, तो वो सॉइल को अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। तो अर्थ ये ऊपर नीचे हो गया, क्रस्ट ऊपर नीचे हो गई। अभी लावा के फॉर्म में बाहर भी निकलेगा कि नीचे से करंट्स जो हैं, मॉल्टन मैग्मा के जो करंट्स रहते हैं, वो क्या कन्वेक्शनल करंट्स, वो ऊपर उठते हैं। और वो जब ऊपर उठते हैं तो अर्थ क्या करता है, मूव करता है। ये प्लेट है, ये क्रैक्स है, तो क्रैक्स के चलते क्या होती है, मूव कर जाती है अर्थ, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा, सर्कुलर मैनर में मॉल्टन मैग्मा मूव करता है, आया ना समझ में, ऐसे मूव करता है वो। तो उसके चलते क्या होता है, इट कॉजेस चेंजेस ओवर दी सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे कैसे चेंजेस होते हैं, तो ये देखो, क्योंकि मॉल्टन मैग्मा घूमता है तो अर्थ का सरफेस भी चेंज होता है ना, ये सरफेस चेंज होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो क्या कि जो मॉल्टन मैग्मा का मूवमेंट रहता है, इट कॉजेस चेंजेस ओवर दी सरफेस ऑफ अर्थ। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड, जो मूवमेंट होते हैं अर्थ पे, तो दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। जो फोर्स उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है अर्थ की मूवमेंट को। देयर आर टू फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अर्थ के सरफेस की मूवमेंट होती है, जो लैंडफॉर्म की मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट दो फोर्सेस पे होती है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। तो मैंने आपको कहा था जो भी मूवमेंट होता है वो फोर्सेस के कारण होता है। एंडोजेनिक में एंडोजेनिक दो शब्द से मिलकर बना है। अब एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और जेनिक मतलब ओरिजिन। क्या होता है, एक्सो यानी आउटसाइड, जेनिक यानी ओरिजिन। जो सारी चीजें अर्थ के बाहर से ओरिजिनेट होती है वो एक्सोजेनिक, और जो अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होती है वो एंडोजेनिक। द फोर्सेस व्हिच एक्ट्स इनसाइड ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक। इंटीरियर से देखो दो फोर्सेस एग्जांपल देता हूं, अर्थक्वेक और वोल्केनो। वोल्केनो जो होता है तो अर्थ के अंदर से ही लावा निकलता है। अर्थक्वेक की अगर बात करें तो अर्थ के अंदर से वाइब्रेशंस आते हैं, वो एंडोजेनिक का पार्ट हो गया। वैसे ही अगर एक्सोजेनिक का देखें तो फोर्सेस व्हिच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जो अर्थ सरफेस पे ऊपर की तरफ काम करती है, वो एक्सोजेनिक होती हैं। तो जैसे रिवर हो गया, विंड हो गया, ये सारी चीजें। अर्थ मूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक में देखो कुछ सडन फोर्सेस होते हैं, कुछ डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं। सडन फोर्सेस में क्या हो गया, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड भी आती है, एकदम से जमीन खिसक जाती है ना। अब कुछ डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं, मतलब अंदर से ही फोर्स काम कर रहा है अर्थ के, लेकिन वो सडन नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, पहाड़ ऐसा नहीं है कि रात में आप सोए थे अगले दिन सुबह उठे तो आपको पहाड़ बने हुए मिलेंगे। अब वही एक्सोजेनिक फोर्सेस की अगर बात करें, सरफेस के ऊपर काम करते हैं, तो उसमें इरोजनल और डिपोजिशनल होते हैं। मीन इरोजनल मतलब तोड़फोड़ कर देना, जैसे बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो बारिश क्या करेगी, मिट्टी में क्रैक्स डेवलप हो जाएगी, पार्टिकल छोटे छोटे सेडिमेंट्स टूट जाएंगे, इरोड हो गए, वो बह के कहीं और डिपॉजिट हो जाएंगे। तो डिपोजिशनल फीचर मतलब वो पानी के साथ में बह के कहीं और चले गए। तो इरोजनल और डिपोजिशनल ये फीचर होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस में। जैसे रिवर काम करती है, विंड काम करती है, सी वेव्स काम करते हैं, ग्लेशियर्स काम करते हैं। मूवमेंट ऑफ अर्थ ड्यू टू अर्थक्वेक, ये एंडोजेनिक फोर्स हो गया। इस तरह से अर्थ मूव करती है ना, अब आप देखोगे तो अंदर से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। वहीं पे मूवमेंट ऑफ अर्थ ड्यू टू डायस्ट्रॉफिक फोर्स। अब ये देखो प्लेट्स दोनों टकरा रही हैं, तो ये एरो दिख रहा है, प्लेट्स जब टकराएंगी तो वो माउंटेन्स बना रही है। तो इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर मैंने बताया एक्सोजेनिक फोर्सेस में। तो जैसे ये रिवर है, ये रिवर बहते आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, यहाँ पे डिपॉजिट करते चली जाएगी। तो ये किसका इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर हो गया, रिवर का, एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जांपल हो गया। तो इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर ऑफ विंड। रेगिस्तान में क्या होता है कि सुबह तक आपको वहां पर कुछ नहीं दिखेगा, प्लेन एरिया है, शाम में हवाएं चली तो वहां पे रेत का टीला, ठीक है, रेत का टीला एक ढेर बन जाता है रेत का। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर विंड के भी होते हैं, वाटर के भी होते हैं। ये एक्सोजेनिक के एग्जांपल हो गए, ऊपर जो देखे हैं वो एंडोजेनिक के एग्जांपल हो गए। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट्स एंड एट दी अदर टाइम्स प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट। तो स्लो मूवमेंट में जैसे हमने देखा डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो रहती हैं वो माउंटेन्स बिल्ड कर देती है। एंडोजेनिक फोर्सेस से कभी-कभी स्लो प्रोसेस से नई चीजें बनती हैं, फिर कभी-कभी सडन मूवमेंट्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, अचानक से चीजें बदल जाती है। दे कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो वोल्केनो होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में। हमने आपको बताया था कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस दो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ पे जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं शेप देती है, लैंडफॉर्म्स बनाती है और बिगाड़ती है। तो अब वोल्केनो जो है वो एक एंडोजेनिक फोर्स का एग्जांपल है। एंडोजेनिक फोर्स का एग्जांपल कैसे है, क्योंकि वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो जो फोर्सेस हैं, जो लावा निकलेगा बाहर, वो आपको अर्थ के अंदर से, इंटीरियर से ही मिल रहा है ना। और हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में एंडोजेनिक फोर्सेस की, कि वो सारी फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के अंदर से काम कर रही हैं, वो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं। अब वोल्केनो जो है तो एंडोजेनिक फोर्स में भी एक सडन फोर्स का एग्जांपल है कि अचानक से बदलाव आ जाना, ठीक है। व्हाट इज वोल्केनो? तो वोल्केनो का हिंदी में मतलब होता है ज्वालामुखी। अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल एरप्ट्स सडनली। मॉल्टन मटेरियल में आप मॉल्टन मैग्मा भी लिख सकते हैं। तो अर्थ क्रस्ट है, तो जमीन के ऊपर एक वेंट होती है, एक क्रेटर होती है, ठीक है। क्रेटर मतलब जो मुंह रहता है ना, जहां से बाहर आएगा मैग्मा। मॉल्टन मटेरियल मतलब ये मैग्मा,
ठीक है, ये मैग्मा चैम्बर है। तो जो लावा रहता है एक तरह से बाहर आएगा तब उसे लावा बोलेंगे, लेकिन जब तक वो अंदर रहता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। अच्छा, बाहर लावा फ्लो होने के बाद में जो रॉक बनेगी वो कौन सी रॉक बनेगी, ये वाली रॉक कौन सी बनेगी, ठीक है, और ये वाली रॉक कौन सी बनेगी जो अंदर क्रैक्स में घुस गई और फिर यहीं पे कूल डाउन होने के बाद में लावा कौन सी रॉक बनाएगा। वोल्केनो इज अ वेंट, ठीक है, वेंट होती है, ये वेंट है यहाँ पे इन दी अर्थ क्रस्ट, पूरा अर्थ है उसके ऊपर पे है ये अर्थ क्रस्ट, थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, मॉल्टन मैग्मा है वो बाहर सडनली इरप्ट हो जाता है। हाउ डज इट कॉज मास डिस्ट्रक्शन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वोल्केनो मास डिस्ट्रक्शन कैसे कॉज करता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, इससे आग लग जाएगी, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, जो लोग वोल्केनो के आसपास रह उन्हें हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं हम जल ना जाएं, हमारे घर ना जल जाएं, तो बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो वोल्केनो क्या है, एक कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटी है जिसके चलते लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लकीली वी आर नॉट हैविंग एनी एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड जो इंडिया के ही है वहां पे एक वोल्केनो है, लेकिन वो भी डोरमेंट है, ठीक है। वैसे इसे प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि कब इरप्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या है, रिस्की होता है वोल्केनोज के आसपास रहना, या फिर वोल्केनो जो है तो एनवायरमेंट में भी कितना नुकसान पहुंचाते हैं, वहां का वेजिटेशन वगैरह सब कुछ जला देते हैं, वहां जो एनिमल्स रह रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम एंडोजेनिक फोर्सेस को समझ रहे हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण अर्थ पर चेंज आते हैं, नो डाउट, इतना आपको समझ में आ गया है। द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट causing the vibrations on the surface of earth, these vibrations are called earthquakes। तो earthquake क्या है, भूकंप है। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, अर्थ है, ठीक है, हमने बताया था कि अलग अलग प्लेट्स पे डिवाइडेड है, और वो प्लेट्स किसके ऊपर तैर रही हैं, पानी के ऊपर नहीं, वो प्लेट्स तैर रही हैं मॉल्टन मैग्मा के ऊपर। अर्थ के नीचे क्या है, अंदर मैग्मा, ऊपर क्रस्ट है। जो ये प्लेट्स इस तरह से क्या है, तैर रही है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे मूव करती है। तो अर्थ की जो प्लेट्स रहती है अगर ये मूव करेगी, ठीक है, तो द मूवमेंट इन लिथोस्फेरिक प्लेट causing the vibrations on the surface of earth। क्यों वाइब्रेशन होते हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है ना, इस कारण से वाइब्रेशन होते हैं। इन वाइब्रेशंस को ही अर्थक्वेक्स कहा जाता है। कि वाइब्रेशंस क्यों होता है, एक कारण तो आपको समझ में आ गया, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लेकिन कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं। ये जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट है, तो इस तरह से हमने दो लिथोस्फेरिक प्लेट ले लिए, तो ये मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, कहीं से एक पॉइंट से वाइब्रेशन होने स्टार्ट होती है, तो वहां का मैग्मा कहीं और शिफ्ट हो गया, मैग्मा रहता है ना नीचे, कहीं और शिफ्ट हो गया वहां का मैग्मा, या फिर कह लीजिए कि वहां की जो जमीन थी वो मैग्मा में मिल गई तो धस गई जमीन नीचे, जैसे हमने वीडियो लेक्चर में देखा था। फोकस द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, तो अर्थक्वेक जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ओकर्स, ठीक है, इट इज द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। अब ये जो एनर्जी निकलेगी इसे सिस्मिक एनर्जी कहा जाता है। फोकस के ऊपर सीधे जो पॉइंट रहेगा वो एपिसेंटर कहलाता है। अब एपिसेंटर में क्या होता है, द प्लेस ऑन दी सरफेस अबव दी फोकस, फोकस के ऊपर जो पॉइंट है, और यहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा जब वाइब्रेशन स्टार्ट होगी तो। और ऐसा नहीं कि अर्थक्वेक एकदम ऐसा सीधे के सीधे ऊपर ही आएगा, अर्थक्वेक तो फैलता है ना, तो ये जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये उसके वाइब्रेशंस के सर्कल हैं। फोकस पॉइंट से वाइब्रेशंस होना स्टार्ट होती है तो वो दूर दूर तक फैलती जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका इंपैक्ट कहां रहेगा, एपिसेंटर पे। एपिसेंटर क्या है, दी प्लेस ऑन दी सरफेस अबव दी फोकस, फोकस के जस्ट ऊपर। तो वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम दी एपिसेंटर एज वेव्स, ग्रेटेस्ट डैमेज। अब क्या होता है, वो वाइब्रेशंस आ रही है ऊपर, ऊपर आने के बाद में एपिसेंटर से ये वेव्स की तरह ऐसे सर्कल में आउटवर्ड बाहर की तरफ फैलते चली जाती है वाइब्रेशन, और जहां से क्या होता है, जहां पे ये वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, मतलब एपिसेंटर, फोकस के ऊपर जो एपिसेंटर है, तो वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज होता है, ग्रेटेस्ट डैमेज इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एट एपिसेंटर। तो ये पूरा अर्थक्वेक की कहानी। अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है, अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आता है विद द सडन वाइब्रेशंस इनसाइड द अर्थ फ्रॉम द पॉइंट फोकस। फोकस ध्यान रखना है, एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर इज द पॉइंट ओवर द फोकस, ठीक है, जो एकदम फोकस के ऊपर होता है ऑन दी अर्थ सरफेस, वो एपिसेंटर हो गया। जो आजू बाजू जो वेव्स बनती जाएंगी तो वो क्या रहती है, वो सिस्मिक वेव्स रहती हैं, जो अर्थक्वेक की वेव्स होती है, जो डिस्ट्रक्शन को कॉज करती है। और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डैमेज कहां होता है, जो मेन पॉइंट रहता है, जो सेंटर पॉइंट रहता है, वहां सबसे ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। Although earthquake cannot be predicted, तो आप earthquake को predict नहीं कर सकते, but the impact can certainly be minimized। लेकिन उसका जो नुकसान होने वाला है, उससे जो impact होने वाला है, उस impact को तो आप कम से कम minimize कर ही सकते हैं by preparing beforehand। मतलब आप पहले से कुछ तैयारी कर लीजिए कि जिसके चलते जो impact होने वाला है वो impact कम रहे। तो earthquake preparedness समझो, किसी चीज के नीचे जाके छुप जाए, कोई हार्ड सरफेस जैसे टेबल के नीचे बैठ जाओ, तो इस तरह से क्या है कि शेल्टर लेते समय आपको हमेशा क्या, सेफ सॉलिड सरफेस देखना होगा जिसके नीचे आप छुप सकें, ठीक है। सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, against an inside corner of wall, stay away from fireplaces। अर्थक्वेक के टाइम पीरियड में इन सारी जगहों से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे डेंजर ज्यादा रहता है, आग वाली जगह से। एरिया अराउंड चिमनीज, ठीक है, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम। फिर बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड में क्या है, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, ठीक है। अवेयरनेस स्प्रेड करो, हमें हमेशा नॉलेज होना चाहिए उस चीज का, ठीक है। और कोई भी डिजास्टर आता है तो डरना नहीं है, ठीक है, यू ऑल आर ब्रेव, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटली क्या करना है, उस चीज को फेस करना चाहिए, कॉन्फिडेंटली लोगों की मदद करना चाहिए और देखना चाहिए कि आप आपके एंड पे क्या कर सकते हो, डरने से कुछ नहीं हो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड बाय पीपल आर
स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। टेक्नोलॉजिकली हम इतना जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं ना वो प्रिडिक्ट कर लेते थे। फिश इन पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, तो मछलियां क्या होती है तालाब में इस तरह से अगर कूदने लगती हैं अपने आप, तो समझ लेना अर्थक्वेक आने वाला है। इसके पीछे लॉजिक क्या है पता है? जैसे ये अर्थ क्रस्ट है, ये तालाब है, अब वेव्स आएंगी तो वेव्स हमें जमीन पे उतनी जल्दी नहीं पता लगेगी जितनी जल्दी वेव्स पानी में पता लगेगी। पानी का सरफेस भी नीचे है और पानी लिक्विड स्टेट में रहता है तो वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। अब जब पानी वाइब्रेट करेगा तो उसके अंदर जो मछलियां हैं, मछलियों को डर लगेगा कि पानी क्यों वाइब्रेट कर रहा है, तो मछलियां इस तरह से ऊपर नीचे जंप करने लगेगी। ये देखो, ये खुले ग्राउंड में जाके खड़े हो जाते हैं ताकि क्या हो, हमें नुकसान ना हो कुछ। दूसरी प्रिपेयरनेस या फिर दूसरा प्रेडिक्शन, ये स्नेक्स कम आउट टू द सरफेस। अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो अर्थक्वेक आने से पहले, भूकंप आने से पहले सांप जो होते हैं वो जमीन पर आ जाते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या देखो, सांप रहेंगे होल में, बिल जो रहता है बिल में रहेंगे, वो बिल अंदर अंदर गहरा, कितना गहरा हो सकता है आपको नहीं पता है, लेकिन उसे जब अंदर पहले वाइब्रेशन फील करेगा वो, अब अंदर जब पहले वाइब्रेशन फील करेगा वो सांप, तो वो बाहर निकल कर आ जाएगा और जमीन पर भागने लगेगा। जैसे एलिफेंट्स जो रहते हैं तो ऐसा कहा जाता है उनकी जो बोन रहती है, पैरों में जो बोन रहती है वो बहुत जल्दी सेंस कर लेती है वाइब्रेशन। तो अर्थक्वेक जब आने वाला रहता है तो हाथी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रेडिक्शंस है जिन्हें यूज करके जो कॉमन पीपल रहते हैं तो वो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर लेते थे बाय स्टडीइंग द एनिमल बिहेवियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भुज अर्थक्वेक अ केस स्टडी। भुज गुजरात सफर्ड ए मैसिव अर्थक्वेक ऑन 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आता है। यहां पर अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिचर स्केल, 6.9 रिचर स्केल की इंटेंसिटी के साथ में अर्थक्वेक आता है। और ये 6.9 रिचर स्केल क्या होता है, हम देखते हैं ना कि टेम्परेचर कितना है, हम बोलते हैं कि 23 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। तो उसी तरह से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने का जो यूनिट होता है उसे रिचर स्केल कहा जाता है। किसके थ्रू मेजर किया जाता है? तो एक डिवाइस होता है सिस्मोग्राफ, इस डिवाइस के थ्रू मेजर किया जाता है। When earthquake is measured with a machine called seismograph, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिचर स्केल। तो मैग्नीट्यूड को आप रिचर स्केल पर मेजर करते हो और मशीन होती है सिस्मोग्राफ। गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आता है अर्थक्वेक, और जो किस मैग्नीट्यूड का था? 6.9 मैग्नीट्यूड का था। मतलब उसका जो इंटेंसिटी थी अगर रिचर स्केल पे देखी जाए तो 6.9 की थी। हम आपको उसकी यूनिट भी बताते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या रहता है। मैग्नीट्यूड ऑन रिचर स्केल तो 2.0 और लेस, मतलब 2.0 से कम जितने भी मैग्नीट्यूड आएंगे अर्थक्वेक, दीज वाइब्रेशन आर फेल्ट ओनली अ लिटिल, मतलब बहुत कम पता चलती है, आती भी है चली भी जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक, फिर ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज थिंग्स फॉलिंग, तो थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, चीजें गिर जाएंगी। जैसे चीजें क्या गिर जाएंगी? आपके घर में एक बैलेंस करके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करके कुछ शोपीस रखा था और अर्थक्वेक आता है तो वो गिर जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे गिरने लगती है, ठीक है, जो कमजोर चीजें रहती है वो, घर वगैरह नहीं गिरेंगे, बहुत हल्का सा नुकसान होगा। ठीक है, कब? अगर ओवर 5.0 से ऊपर होती है तो। अब 6.0 से ऊपर होती है तो वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब यहां पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आने वाला है। अब ओवर 7.0 अगर होता है तो मेजर अर्थक्वेक, ये बहुत बड़ा मेजर अर्थक्वेक होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देता है। अब गुजरात में भी जो अर्थक्वेक आया तो 6.9 रिचर स्केल पे था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। जापान में 7.0 से ऊपर इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेंस डिस्ट्रक्शन कर जाते हैं। देखो, स्कूल फर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज्यादा नुकसान स्कूल में हुआ। क्यों हुआ? कि स्कूल में बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं, बिल्डिंग होती है, तो उसके चलते क्या है कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं और डिस्ट्रक्शन होगा एकदम से, तो कितना नुकसान होगा? 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स, इतने लोगों को क्या करना पड़ा था? अपनी जानें गंवाना पड़ी थी भुज अर्थक्वेक में। आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, तो स्कूल बिल्डिंग जब अलग अलग स्कूल में बिल्डिंग्स गिरी हैं तो इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है। भुज रिलीफ एफर्ट बिलाइटेड, बिलाइटेड मतलब क्या? एक अभिशाप की तरह की, कुछ व्यवस्था ही नहीं है सारी चीजें। डेज आफ्टर द क्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड, ब्लैंकेट एंड मेडिकल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरीवन, मतलब ऐसे कंसर्न्स उठाए गए कि सबके पास में अभी तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लैंकेट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, बेसिक इम्यूनिटीज मेडिसिन जो होती है वो नहीं पहुंच पा रही है, तो ये एक चिंता का विषय बन गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, भुज जो एरिया है पूरा का पूरा, वहां पे पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया। फोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस वर नॉक्ड आउट, कि पावर लाइंस जो थी वो डिस्टर्ब हो गई, वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो पाइपलाइन अर्थ के अंदर से गई है, आपने अंडरग्राउंड पाइपलाइन करी है। अब क्या होता है, पूरा का पूरा जमीन ही उलट पुलट हो जाती है, अगर अर्थक्वेक में पूरी जमीन फट जाती है, हिल जाती है, तो आपकी वो पाइपलाइन भी टूटना है, आपने जितना भी सब सेटअप करके रखा था, आपका टेलीफोन लाइन, कम्युनिकेशन, हर चीज खत्म हो जाएगी ना। फायर इन दी सिटी, अब देखो फायर इन दी सिटी क्या है, तो चारकोल कुकर्स वगैरह लेके रखते हैं लोग, ठीक है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं तो उस तरह से स्टोव वगैरह रखते हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, ओवरटर्न हो गई, कहीं गिर गई है, कहीं कुछ हो गया, तो उसके चलते आग के इंसिडेंसेस देखने को मिले, बहुत सारी जगह आग लग गई सिटी में। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन, तो जहां पे अर्थक्वेक आया था उस एरिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। प्रेसिडेंट ने क्या बोल दिया कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, यहां पे अभी सख्त जरूरत है स्पेशल मेजर्स लेने की, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई वहां पे। सीएम्स अपील टू दी सेंटर, सीएम जो थे उस समय पे उन्होंने क्या किया, अपील करी सेंटर से। गुजरात अपील फॉर फाइनेंशियल हेल्प, द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैड लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर,
तो डिजास्टर से मदद लेने के लिए फाइनेंशियल एड्स, मतलब हमें कुछ पैसे मिल जाए, फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, उस चीज की डिमांड वहां के चीफ मिनिस्टर ने रखी थी 2001 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। अब हम मेजर लैंडफॉर्म्स में कुछ ये पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ के ऊपर का जो सरफेस है वहां पर भी अलग अलग फोर्सेस काम करते हैं, वहां पर भी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं और जिसके चलते चेंज आता है अर्थ सरफेस पर। अब जो चेंज आता है तो उसमें बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं, कैसे फीचर बनते हैं उन्हें भी समझेंगे। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वोर्न आउट बाय टू प्रोसेसेस। दो प्रोसेस से क्या होता है, जितना भी लैंडस्केप है जो आपको दिखता है वो कंटिन्यूअसली वोर्न आउट होता है, मतलब टूट रहा है, फूट रहा है, बदल रहा है, नया बन रहा है, पुराना बिगड़ रहा है। अब दो प्रोसेस से होती है वो। दो प्रोसेस कौन कौन सी है, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये जो रॉक है तो टूट रही है रॉक, नेचुरली वेदरिंग होती है। नेचुरली वेदरिंग कैसे होती है, तो टेम्परेचर, टाइम पीरियड, मान लो एक रॉक थी जो आज से 1 लाख साल पहले बनी थी, तो 1 लाख साल तक क्या कर रही है, वो टेम्परेचर सहन कर रही है, बारिश को सहन कर रही है, सारी चीजें, इतना टाइम पीरियड हो गया तो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, वो बूढ़ी हो जाएगी, वो टूटने लगेगी। इसी तरह से क्या होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो सरफेस होता है अर्थ का, उस पर क्या होती है, जो रॉक होती है वो ब्रेकअप होने लगती है, टूटने फूटने लगती है। वेदरिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। एजेंट्स कौन होते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, विंड, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें होती है। तो उसी के साथ साथ में एक और चीज होती है जिसके चलते अर्थ सरफेस बदलता है हमारा, तो ये वेदरिंग, और दूसरा होता है इरोजन। मेनली क्या होता है, वेदरिंग वहीं के वहीं रॉक टूट के ढह गई, ऐसा वेदरिंग वो हो गई। और इरोजन में क्या होता है, टूटती है एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाती है। तो वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया, ये तो हमारा वेदरिंग हो गया। वेदरिंग में क्या, जैसे अभी लाखों साल पुराने क्या पत्थर है, रॉक्स हैं, तो आप देखो इनमें क्रैक्स डेवलप होने लगे हैं। इस तरह से धीरे धीरे वो ब्रेक अपार्ट होने लगेगी, टूटने लगेगी, आपस में टूट के वहीं कहीं ढह जाएगी। इरोजन में क्या होता है, जैसे बारिश हो रही है, यहाँ पे हवाएं भी आई, विंड्स एंड वाटर, ये हवाएं आई तो इस तरह से रॉक जो है टूटती है, ये टूटने के बाद में सेडिमेंट्स गिरने लगते हैं। तो नेचुरल एजेंट्स जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, तो उसके चलते ब्रेकिंग होने लगती है रॉक्स की, ठीक है। जो लैंड सरफेस होता है वॉर्न आउट होने लगता है। अभी जो सेडिमेंट्स टूटे हैं, हो सकता है हवा इन्हें भी उड़ा के ले जाए अपने साथ, पानी अपने साथ बहा के ले जाए, तो ये सारे चेंजेस आते हैं अर्थ सरफेस पे। लैंडस्केप पे जितने भी कंटिन्यूअसली चेंजेस आप देखते हैं वो दो प्रोसेसेस में होते हैं, वेदरिंग और इरोजन। तो ये जो इरोडेड मटेरियल रहता है, जैसे सेडिमेंट्स हैं, तो दिस इरोडेड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। इरोडेड मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दिस इरोडेड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। तो पानी के साथ में, हवा के साथ में ये बह के चले जाता है, तो कहीं ना कहीं उसे दूसरी जगह ले जाके डिपॉजिट कर देगी। मतलब हिमालय से मिट्टी टूटी, वो हिमालय से मिट्टी बहते हुए आई और नदी के साथ में आके क्या है, उत्तर प्रदेश में आके गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि हिमालय से जो नदी निकली तो तेज स्पीड में निकली थी, तो अपने साथ पत्थर बहाते ले आई, लेकिन जब स्पीड कम होगी तो पत्थरों को वहीं पे छोड़ देगी वो। दिस सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड, तो एक दूसरी जगह पे ले जाके डिपॉजिट कर दिए। ये पहाड़ से क्या होता है, एक नदी निकल रही थी, ये नदी ने यहाँ से एक पत्थर तोड़ा, इस पत्थर को बहाते 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 अपने साथ यहाँ ले आई, तो पत्थर जो यहाँ से टूटा था यहाँ आ गया, अब वो और आगे बहता जाएगा और एक समय पे आके वो कहीं रुक जाएगा और नदी आगे अपनी बहते निकल जाएगी। तो अब देखो क्या हुआ, ये इरोडेड मटेरियल था, इससे ट्रांसपोर्ट किया गया किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, ठीक है। फिर इसको कहीं और ले जाके डिपॉजिट कर दिया, तो ये यहां पे डिपॉजिट कर दिया जैसे। फिर क्या होगा, अब जब ये यहां पे डिपॉजिट हुआ तो पहले तो यहां ये पत्थर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब आ गया, तो इसके चलते क्या होता है, क्रिएशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो पत्थर पहले नहीं था वो वहां पे दिख रहा है। वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, ये सारा क्या है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। किसके द्वारा होती है, वाटर, विंड, आइस, इन सारी चीजों के थ्रू, रिवर के थ्रू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ रिवर। तो अगर बात की जाए रिवर से, तो रिवर बहुत सारे लैंडस्केप बदलती है हमारे। रिवर से वाटरफॉल बनता है, ऑक्सबो लेक्स बनते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं, और अगली चीज है डेल्टा। तो वाटरफॉल कैसे बनते हैं, रोल ऑफ द रिवर इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर व्हेन द रिवर बेड चेंजेस फ्रॉम हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में रॉक के बारे में पढ़ा था, अलग अलग तरह की रॉक्स होती हैं, कंपोजिशन में अलग होती है, कलर में अलग होती है, टेक्सचर में अलग होती है, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। कुछ मिट्टी क्या होती है, हार्ड रॉक होती है। हार्ड रॉक होती है मतलब क्या, उसका टेक्सचर छुओगे तो आपको हार्ड लगती है। कुछ पत्थर हार्ड होते हैं, तो जो हार्ड रॉक होती है उसके ऊपर अगर नदी बहते आ रही है, और हार्ड रॉक के बाद में मान लीजिए क्या कि बीच में यहां से पूरा सॉफ्ट रॉक हुआ करता था पहले, तो अब नदी को यहां पे क्या मिल जाएगा, सॉफ्ट रॉक मिली, तो जो पानी के चलते सॉफ्ट रॉक को नदी तोड़ते जाती है। तो यहां अगर पानी इतना भी गिरा तो वो धीरे 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 अंडर कट करते जाएगी और सॉफ्ट रॉक पूरी क्या होती जाएगी, कटते जाएगी, और वहां पे वाटरफॉल बनते चले जाएगा। ठीक है, नीचे सॉफ्ट रॉक है इस तरह से, तो ऐसे ही वाटरफॉल बनता है। व्हेन द रिवर बेड चेंजेस फ्रॉम हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक, ये हार्ड रॉक के ऊपर बह रहा था, अब चेंज होकर सॉफ्ट रॉक पे आ गया, तो सॉफ्ट रॉक को कट करते जा रहा है वाटर, सॉफ्ट रॉक को कट करते जाएगा और आगे बहते जाएगा, नदी आगे बढ़ते जाएगी। ठीक है, द रनिंग वाटर इन दी रिवर इरोड्स द लैंडस्केप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। अब क्या होता है, जो रनिंग वाटर होता है, मतलब जो बह रहा है पानी, द रनिंग वाटर इरोड्स द लैंडस्केप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। ये क्या कर रहा है, इरोड कर रहा है। जब ये यहाँ पे पानी गिर रहा है तो ये यहाँ की मिट्टी को तोड़ते जा रहा है, यहाँ की मिट्टी टूटते जाएगी और यहाँ पे वाटरफॉल बनते जाएगा। क्या होता है, ये हार्ड रॉक थी, सॉफ्ट रॉक थी, ये हार्ड रॉक से क्या होता है, नीचे की तरफ सॉफ्ट रॉक में इरोड कर दिया। अब जैसे सॉफ्ट रॉक तो कटते जाएगी, अंडर कट हो गया पूरा, इतना कट गया जमीन एरिया पूरा, तो ये
अब ये ऊपर जो लटक रहा है तो ऐसा है कि ये इस तरह से बाहर क्लिफ निकला हुआ है, ये क्लिफ ज्यादा समय तक नहीं होल्ड कर पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्लिफ भी ऐसे गिर जाएगा। अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो गिर जाएगा इस तरह। ये क्या होता है कि वाटरफॉल मूव्स बैक, तो वाटरफॉल पीछे भी खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लिफ बना था ये वाला क्लिफ, ये क्लिफ नीचे गिर जाएगा, तो क्लिफ नीचे गिर गया और इस तरह से सेडिमेंट्स पूरे इसमें गिर गए। ठीक है, तो वाटरफॉल क्या होता है, पीछे भी खिसकता है। देयर आर thousands of small waterfalls in the world. The highest waterfall is Angel Falls of Venezuela. वेनेजुला में जो वाटरफॉल है एंजल फॉल्स, दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। देखो दो चीजें, एक हाईएस्ट मतलब ऊंचाई में बहुत ऊंचा वाटरफॉल, एक बिगेस्ट मतलब लार्जेस्ट मतलब जो बहुत बड़ा है इस तरह से, जिसका रिवर बेड बहुत बड़ा है। दो तरह के वाटरफॉल। ये कहां पर है? ये साउथ अमेरिका वेनेजुला में। तो नियाग्रा फॉल्स जो है इज अनदर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है अमेरिका और उसके ऊपर कनाडा है, तो उन दोनों की बॉर्डर पे नियाग्रा फॉल्स सिचुएटेड है। जो ग्रेट लेक्स है ना, वहां पे एक बॉर्डर है, वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं विक्टोरिया फॉल्स। फॉल्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन साउथ अफ्रीका। जाम्बिया है और एक जिम्बाब्वे है, ये दो कंट्रीज हैं। इन दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल्स। तो विक्टोरिया फॉल्स इज द लार्जेस्ट वाटर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक। तो रिवर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, एक इंपॉर्टेंट एजेंट होती है जो लैंडफॉर्म में चेंज लाती है, बहुत सारे चेंजेस लाती है। ऐसे ऑक्सबो लेक बनते हैं किसके कारण? रिवर्स के कारण। रिवर का एक नेचुरल कोर्स रहता है, कोर्स यानी एक रास्ता होता है। अपन गंगा रिवर का एग्जांपल लेते हैं, ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, बहते हुए आती है, बहते हुए आती है, वो दो रिवर्स मिलती हैं, दो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, फिर वो एक रिवर बनती है इस तरह से। फिर जब वो प्लेन एरिया में आ जाती है ना, तो प्लेन एरिया में इस तरह से मियांडर्स बनाती है, वो मुड़ती है बहुत ज्यादा, क्या करती है, टर्न एंड ट्विस्ट लेती है। अब सवाल ये आता है कि टर्न एंड ट्विस्ट क्यों लेती है वो प्लेन एरिया में आके? देखो, तो व्हेन अ रिवर एंटर्स इन प्लेन एरिया इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। तो वही चीज यहां पे है। देखो, जब रिवर ओरिजिनेट होती है पहाड़ों से, तो तब क्या होता है, बहुत स्पीड से आती है बह के वो। क्यों? क्योंकि स्लोप है, स्लोप से स्पीड से जाएगी पानी। तो स्लोप से जब स्पीड से जाएगा पानी, तो उस समय पे क्या होगा, पानी सीधा सीधा जाएगा। रिवर्स ज्यादा नखरे नहीं करेंगी, ज्यादा मियांडर्स नहीं बनाएंगी। प्लेन एरिया में सारे ट्विस्ट एंड टर्न जो होते हैं उन्हें मियांडर कहा जाता है। तो क्यों मियांडर बनाती है प्लेन एरिया में, वो समझ में आया ना आपको? क्योंकि प्लेन एरिया में क्या है, स्लोप नहीं है, प्लेन एरिया है, स्पीड स्लो हो जाएगी नदी की। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा क्या, व्हेन अ रिवर एंटर्स इन प्लेन एरिया इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्म्स लार्ज बेंड्स नोन एज meanders। देखो ये बेंड बन गए, ऐसा ऐसा ऐसे ये बेंड बन गए। दीज meanders रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ऑक्स शब्द आ रहा है, बैल का नाम आ रहा है यहाँ पे। तो जी हाँ, जैसे आपने ऑक्स का बो अगर देखा, ये पानी जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है रिवर का, ये डायरेक्शन चेंज हो गया रिवर का, और ये जो लेक बना इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। अगर आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो वो ऑक्स की बो की तरह इस तरह से दिखेगा लेक। ये नदी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया तो वो ऑक्सबो लेक बन गया। अब सवाल यह आता है, नदी डायरेक्शन क्यों चेंज कर लेती है? जो ट्विस्ट और टर्न रहते हैं ना, नदी बहते हुए आ रही है, अब नदी यहां से जब टर्न लेगी तो नदी के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे ड्रॉप कर देगी नदी, फिर नदी बहते हुए आ रही है तो जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे ड्रॉप कर देगी नदी। तो नदी अपने पार्टिकल्स को ड्रॉप करते हुए जाती है, तो जिसके चलते हो सकता है कभी कभी नदी ने यहाँ पे पार्टिकल्स ड्रॉप किए हैं, तो पार्टिकल्स उसे और आगे नहीं बहने दे रहे हैं, तो वो पार्टिकल्स के चलते नदी इस तरफ रूट टर्न ले लेगी। और नदी ने जब अगर इस तरफ रूट टर्न ले लिया अपना, तो वो वाला जो एरिया वहां पे पानी सप्लाई होना बंद हो जाएगा। वहां जब पानी सप्लाई होना बंद होगा, ये नदी का नया डायरेक्शन ये हो गया और वहां पानी सप्लाई होना बंद हो गया, तो वो ऑक्सबो लेक बन जाएगा। उस तरह से ऐसे बनते हैं ऑक्सबो लेक। तो ड्यू टू टर्न्स एंड ट्विस्ट, इरोजन एंड डिपोजिशनल अलोंग दी साइड ऑफ दी meanders, मतलब ये जो meanders है तो यहाँ डिपॉजिट होते जाती है, तो वो डिपोजिशन के कारण क्या है, नदी अपना कोर्स भी चेंज करते जाती है। क्या होता है, जब डिपोजिशन और इरोजन होता है तो उस टाइम पीरियड में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द meanders लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर। तो ये meander का जो एक लूप था, ठीक है, ये लूप क्या करेगा, रिवर से अपने आप को कट ऑफ कर लेगा। अलग हो गया ना, ये कट ऑफ हो गया, देखो ये। तो जब अपने आप को कट ऑफ कर लेता है वो लूप, तो वो क्या बन जाता है, इट फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। एक कट ऑफ लेक बन जाता है, एक तरह से लेक जो बना है ये नदी से अलग जा चुका है। फिर क्या होता है, इस तरह के जो कट ऑफ लेक्स रहते हैं उन्हें ही कहा जाता है ऑक्सबो लेक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स। हम क्या पढ़ रहे हैं कि वर्क ऑफ रिवर। हमने देखा कि रिवर जो है वो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को बनाती है अर्थ पे, मतलब रिवर क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स का काम करती है अर्थ सरफेस के ऊपर। देखो फ्लड प्लेन्स का मतलब सिंपल सी चीज है, दो शब्दों से बना है। फ्लड, फ्लड यानी क्या होती है, बाढ़, और प्लेन्स यानी जो एरिया रहते हैं, प्लेन एरियाज। इन इट्स कोर्स अ रिवर एट टाइम्स ओवरफ्लो इट्स बैंक। हर रिवर का एक कोर्स होता है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है और बहते बहते रिवर आगे जाती है। अब जब रिवर इस तरह से बहती रहती है तो रिवर का एक नेचुरल पाथ कब रहता है, बारिश के अलावा दूसरे टाइम पीरियड में। लेकिन बारिश में क्या होता है, रिवर इस तरह से अपने बेड को बढ़ाती है, ठीक है। रिवर का एक क्या होता है, एक नेचुरल पाथ होता है जो वो नॉर्मली बहती रहती है, तो ये उसका नेचुरल पाथ है। अब ये बढ़ रही है, बारिश में क्या होती है, इस तरह से फैल जाती है। फैलने के बाद में क्या बनाया उसने, ये अपना फ्लड प्लेन था। बारिश में मतलब वो जितनी फैली वो उसका फ्लड प्लेन हो गया। जैसे ये रिवर का नेचुरल पाथ था, हमने देखा बारिश में फैल गई, फैलने के बाद में उसका
इतना फ्लड प्लेन हो गया, पूरा फ्लड प्लेन हो गया। अब पानी तो वापस रिट्रीट कर जाएगा, तो ये जो पानी इतना फैला था रिट्रीट कर गया, और अब पानी क्या है, सिर्फ इतना ही है। लेकिन जो मिट्टी लाई थी उसने, तो मिट्टी तो ये डिपॉजिट कर देगी यहाँ पे, ठीक। जो मिट्टी कब लाई थी, वो जो मिट्टी वो इस तरह से जब फैली थी ना, तब लाई थी। तो फ्लड प्लेन बारिश के बाद में तो नॉर्मल कोर्स पे आ जाएगा, लेकिन ये मिट्टी यहां पे रह जाएगी। जो मिट्टी रहती ना, तो पानी जब बाद में रिट्रीट हो जाएगा, पानी रिट्रीट हो गया, पानी वापस रिट्रीट हो गया, तो ये नेचुरली जो एरिया है उसी में बहेगा, और ये जो मिट्टी बनेगी यहाँ पे, ये लीव्स कहलाएंगी, LEVS। ये क्या हो गया, ये पानी रिट्रीट होने के बाद में लीव्स रहेगी, तो अगली बार में रिवर बेड जो है वो लीव्स तक ही सीमित रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इन इट्स कोर्स अ रिवर एट टाइम्स ओवरफ्लो इट्स बैंक, जो उसका नेचुरल बैंक रहता है उससे ओवरफ्लो करती है, तो वो लीव्स बनाती है इस तरह से। अभी जो लीव्स रहती हैं, तो ये क्या करती है, एक तरह से आर्टिफिशियल बाउंड्री बन गई कि अगली बार पानी ये यहीं तक एक्सटेंड होगा, फिर वापस रिकोर्स हो जाता है। फिर और जब उससे ज्यादा फ्लड आएगी तो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो गया, ये सारी चीजें। दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज, ये नेबरिंग एरियाज को भी फ्लड कर दिया रिवर ने, ओवरफ्लो जब होता है पानी तो, ठीक है। फ्लड डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग द रिवर बैंक। और क्या करती है, जब ओवरफ्लो होता है, नेबरिंग एरियाज में फ्लड होती है, तो ये फाइन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है, जिन्हें हम लीव्स कहते हैं, नेचुरल लीव्स बना देती है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन, इस तरह से फ्लड प्लेन बनते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा के बारे में। तो रिवर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाती है, जैसे हमने वाटरफॉल को समझा, फ्लड प्लेन, ऑक्सबो लेक को समझा था, हाउ द डेल्टास आर फॉर्म। तो क्या होता है, सर पे से पानी डालोगे सीधे, तो नीचे पानी बहुत स्पीड से गिरेगा। टेबल है, टेबल पे बॉटल है, बॉटल को सिर्फ ऐसे गिराओगे तो क्या है, पानी धीरे धीरे बहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से उसको ग्रेडियंट मिलता है। लेकिन जब आप प्लेन सरफेस पे पानी को छोड़ दोगे तो हो सकता है वो बहे ना, वहीं के वहीं रुक जाए। तो उसी तरह से क्या होता है, एज द रिवर अप्रोचेस द सी, द स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेस। यहां से जैसे गंगा रिवर आ रही है, तो गंगा रिवर जब पहाड़ों पे से निकलती है तब तो बहुत स्पीड से आएगी, प्लेन एरियाज में आके हमने आपको बताया था मियांडर्स बनाने लगती है इस तरह से। फिर क्या होता है, जैसे जैसे सी के पास पहुंचती है तो वो और प्लेन एरियाज में जाती है, बीच वगैरह पे जाती है, तो बीच पे से जाते हुए और स्लो होने लगती है। तो रिवर जैसे जैसे सी के पास पहुंचती है उसकी स्पीड कम होने लगती है। जब पहाड़ों से निकलती है बहुत एनर्जेटिक रहती है, तोड़ फोड़ करते हुए तेजी से आती है। यहाँ पे रिवर प्लेन एरिया में आके मैच्योर हो जाती है, तो वो एक बड़ा सा बेड लेके मेंडर्स बनाते हुए आराम से धीरे धीरे चलती है। तो रिवर भी क्या होगा, जब सी के पास, मान लो ये सी है, इधर सी के पास मिलने वाली रहेगी, तो रिवर वहां आते आते और स्लो हो जाएगी और क्या करने लगेगी, अपने आप को डेल्टाज में कन्वर्ट कर लेगी। ये तो कोई सी के पास पहुंच रही है तो उसके अंदर सेडिमेंट्स रहते हैं, किसके अंदर, रिवर्स के अंदर, क्योंकि रिवर पहाड़ पे से आ रही है, अपने साथ में क्या लेके आएगी, छोटे छोटे बारीक बारीक सेडिमेंट्स, मिट्टी के कण, ये सारी चीजें लेके आएंगी। तो जब वो अपने साथ में सेडिमेंट्स लाती है तो देखो ये सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। पहले नदी पूरा समुद्र था, लेकिन समुद्र में वो सेडिमेंट्स डालते जा रही है। ये तो सेडिमेंट्स डालने के बाद में उस तरह से बाइफरकेट हो जाती है, अलग अलग ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। रिवर ब्रिंग्स टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। रिवर ऐसी समुद्र में मिलने वाली रहती है तो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई। और इन स्ट्रीम्स को क्या कहा जाता है, इन स्ट्रीम्स को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी शब्द क्या बोलता है, दी वन विच डिस्ट्रीब्यूट्स। रिवर अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो जाती है, यही डिस्ट्रीब्यूटरीज डेल्टा बनाती है, एज सिंपल एज दैट। तो दिस डिस्ट्रीब्यूटरीज डिपॉजिट इट्स लोड सेडिमेंट्स नियर देयर माउथ। माउथ मतलब क्या है कि अब वो जहां पे मिलने वाली समुद्र में, तो अब समुद्र में मिलने वाली तो अब उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने साथ उन कण को, उन सेडिमेंट्स को, छोटे छोटे पत्थर को बहा के ले जाए, तो वो वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। अब डेफिनेशन देखते हैं। तो डेल्टा इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड एट माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। माउथ ऑफ द रिवर मतलब क्या, नदी क्या करने वाली, समुद्र से मिलने वाली है। तो डेल्टा इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड एट माउथ ऑफ द रिवर बाय द डिपॉजिशन ऑफ सेडिमेंट्स दैट इज कैरिड बाय द रिवर। और वो क्यों बनता है, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस में क्यों निकल जाती है, क्योंकि बीच में सेडिमेंट्स डाल दिए हैं। अब जब ये बीच में सेडिमेंट डल गया तो दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी रिवर, तो उस तरह से डेल्टा बनता है। डेल्टा कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने के बाद में डेल्टा में जो रिवर है वो अलग अलग ब्रांचेस में क्या हो जाएगी, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई उसकी। रिवर के अलावा भी दूसरे नेचुरल एजेंट्स होते हैं, जैसे रिवर था वैसे ही सी वेव्स भी हैं। सी वेव्स से भी तरह तरह के अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म सच एज सी केव्स, आर्चेस, स्टैक्स, sea cliffs and beaches are formed due to the action of sea waves. तो sea waves strike at the rocks. sea waves हैं ये, sea waves rock के ऊपर strike करती है, sea waves हैं ये strike कर रही है, यहाँ पे cracks डेवलप करी। क्रैक्स डेवलप करने के बाद में जैसे ये खाली एरिया जो है ना, पहले प्लेन था लेकिन जब टकरा रही है कंटिन्यूअसली तो क्रैक्स डेवलप होगी और वो क्रैक्स क्या होते जाएगी, धीरे धीरे वाइड होते जाएगी। तो इस तरह से सी केव्स बनती है, ठीक है। सी केव्स के बाद में क्या होता है, और ये सी केव्स क्या करती है, एज दी cavity of cave become bigger over the period of time, only the roof of cave remains.
रिजल्टिंग इन दी फॉर्मेशन ऑफ सी आर्चेस। कि जैसे जैसे क्या होता है कि एक कैविटी जो बनी थी, जो केव बनी थी, केव में कंटिन्यूअसली वेव तो टकराती रहेगी। पहले क्या था, पहले सामने टकराई थी सरफेस पे, अब केव बन गई तो केव पे टकराते जा रही वेव्स। तो अब जितनी ज्यादा वेव्स टकराएंगी तो वो उतना बड़ा केव बनाते जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा ये क्रैक डेवलप होते होते पूरी केव हट जाएगी और आर पार दिखने लगेगा आपको। अब जब ये आर पार दिखता है इधर से उधर, इस स्ट्रक्चर को आर्च कहा जाता है। तो ये सी आर्च क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्रैक्स, क्रैक से केव, केव से आर्च, ये सी आर्च डेवलप हो गया। ओनली द रूफ ऑफ केव रिमेन्स, रूफ ही बचती है ना सिर्फ। सी आर्च में क्या होता है, ये ऊपर ऊपर रूफ बचती है, बाकी यहां पे दो पिलर है इस तरह से, तो ये सी आर्च बनता है। फिर क्या होता है, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, ओनली वॉल आर लेफ्ट इज इक्वल टू स्टैक्स। कि जैसे जैसे सी केव्स डेवलप होती है, सी केव्स को और हिट करते जाती हैं, तो सी केव्स के बाद में सी आर्चेस, सिर्फ रूफ बचती है, रूफ बचती है इस तरह से, तो सी आर्चेस। फिर एक समय पे क्या होगा कि ये जो क्रैक डेवलप हुई है, केव बनी, केव बनने का जो आर्चेस बने सब गिर जाएगा, और ये ऊपर की रूफ भी गिर जाएगी, तो एक पिलर बचेगा बस। ये पिलर क्या कहलाएगा, स्टैक कहलाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है स्टैक का, जैसे ये यहां पर देखो। अब हम देखते हैं क्या और क्या बनता है। द स्टीपी रॉकी कोस्ट ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज नोन एज सी क्लिफ। और ये जो पॉइंट रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है ना कि जैसे ये समुद्र है, ठीक, और ये समुद्र के ऊपर सीधी एक चट्टान है और जो आपको एक क्लिफ दे देती है, तो वो सी क्लिफ होती है। तो जैसे जैसे दूसरे टूटते जाते हैं, समुद्र में मिलते जाते हैं, ठीक, तो वहां पे फिर ये सी क्लिफ बचती है, ये होता है सी क्लिफ। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये जो पिलर्स दिख रहे हैं, कभी किसी समय में ये सी आर्च भी बनाते होंगे, फिर स्टैक्स भी बनाते होंगे किसी समय में, लेकिन धीरे धीरे सब वो डिसइंटीग्रेट हो गए और जो मेन पार्ट था वो सी क्लिफ के फॉर्म में बचा रह गया। तो यहाँ पे ये सी क्लिफ बनती है, ये सी क्लिफ हो गया। अब बीच को पढ़ते हैं हम, बीच कैसे बनता है। दी सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग दी शोर्स, ड्यू टू दिस बीचेस आर फॉर्म। देखो क्या होता है, ये सब ये जो टूट रहा है ना, पूरा स्टैक टूट रहा है, सी आर्च टूट रहा है, इसी में गिरेगा ये तो इनके सेडिमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। अब सारे सेडिमेंट्स तो नीचे गिर जाएंगे समुद्र में, अब वो सेडिमेंट्स समुद्र के पानी में टकराते रहेंगे, छोटे छोटे बारीक रेत में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, तो देखो ये वेव्स के थ्रू क्या होते हैं, वो हर घंटे, हर हफ्ते, हर दिन क्या होते रहते हैं, कुछ पार्टिकल्स वेव्स के साथ में आते हैं और बीच पर ही रह जाते हैं, विंड उनको और आगे धक्का देती है। तो इस तरह से वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगते हैं कोस्टल एरिया पे। देखो ये वेव्स आ रही है, वेव्स आएगी अपने साथ, क्या वेव्स अपने साथ मिट्टी लाएगी और मिट्टी को यहीं छोड़ देगी और पानी वापस चले जाएगा। तो वो धीरे धीरे जो रेत रहती है, जो मिट्टी रहती है, जो सेडिमेंट्स रहते हैं, वो क्या बना देते हैं, वो बीच बना देते हैं। अगर पैदल चलोगे बीच पे तो आपको ऐसा लगेगा सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, सैंड होती है। क्यों? क्योंकि वो पानी के बीच में टकराते टकराते बहुत बारीक और बहुत छोटी हो जाती है, जो बीचेस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरह से बीच बनता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस, किस तरह से अलग अलग नेचुरल एजेंट्स अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है हमने वो देखा। किस तरह से सी वेव्स भी लैंडफॉर्म्स बनाती है, जैसे सी केव्स, सी आर्चेस, स्टॉक्स, बीचेस, सी क्लिफ्स, ये सारे लैंडफॉर्म्स जो हैं वो सी वेव्स के कारण बनते हैं। अब हम देखने वाले हैं वर्क ऑफ आइस। हाउ कैन आइस क्रिएट अ लैंडफॉर्म। आइस की हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर्स के फॉर्म में। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, तो जैसे जो पहाड़ होते हैं, हिमालयाज है, अब हिमालयाज के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा बर्फ जम जाता है और वो बर्फ धीरे धीरे पिघलता है, तो वो एक तरह से क्या है, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। इसकी एक रिवर है कि जो रिवर जो है पूरी की पूरी बहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि पानी की तरह बह रही है, वो बर्फ लेके बहती है, अपने साथ में बर्फ की अलग अलग चट्टानें होती है और वो बहते हुए आती है। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, रिवर्स ऑफ आइस। ठीक, अब क्या होता है, दीज रिवर्स ऑफ आइस इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स इन इट्स वे एंड बेड। अब देखो क्या है, कोई जीआईएफ में देखो क्या हो रहा है कि ये रिवर है जो दिख रही है, तो ये रिवर नहीं है, ये क्या है, ये ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर जब बहता है अपने साथ में, इधर उधर जहां भी टकराएगा, जहां भी घुसेगा, तो वहां वो क्या अपने रास्ते में ऑन इट्स वे एंड बेड, बेड मतलब जहां से वो बहते हुए आ रहा है, तो उन सारे एरियाज में क्या करते आएगा, रॉक्स को, सॉइल को, स्टोन्स को बुलडोजाइज कर देगा, मतलब उसके ऊपर बुलडोजर की तरह चलेगा वो। ठीक है, सारी चीजों को तोड़ते हुए लाएगा अपने साथ में। ठीक, क्योंकि ग्लेशियर्स भी अपने आप में क्या रहते हैं, चट्टान रहती है बर्फ की, वो तो टकराती है जब पहाड़ के साथ में, तो पहाड़ों को तोड़ती है, फोड़ती है, सारी चीजें होती हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन करते हुए आते हैं ग्लेशियर्स माउंटेन्स में। दिस ग्लेशियर्स क्रिएटेड ब्यूटीफुल लेक्स इन माउंटेन्स। देखो एक एग्जांपल, रिवर ऑफ आइस जो है ये बहते हुए आ रही है और ये अपने साथ में जब आई, रास्ते में जो बेड रहता है इसका, ये जो बेड है ना रास्ता, इस रास्ते की यहां से गड्ढों को भी खोदते चले जाएगी। जो पत्थर रहते हैं, जो स्लैब्स रहती हैं, आइस स्लैब्स जो ग्लेशियर्स में, तो जब टकराती है नीचे बेड, जैसे ये रास्ता था, अब जब टकराएंगी तो इस तरह से इंपाउंडमेंट्स बना देती है, इंपाउंडमेंट्स बना जाती है। अब ये इंपाउंडमेंट्स में क्या होता है कि यहाँ से ऊपर से बह के तो चलेगा आइस स्लैब, और पीछे से भी आइस आ रही है, तो एक समय पे मेल्ट होने के बाद में वो गड्ढे में तो पानी रह जाएगा। ठीक है, तो गर्मियों में वो क्या हो जाएंगे, ग्लेशियल लेक्स बन जाएंगे। एक समय होगा जब विंटर्स में बहुत ज्यादा ग्लेशियर, तो सब कुछ पैक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे फिर वो मेल्ट होकर बहने लगेगा, तो ये जो ऐसे इंपाउंडमेंट्स बने थे, ये इंपाउंडमेंट्स थोड़ी ना बह जाएंगे, इसमें तो पानी भरा रहेगा। इसमें पानी भरा रहेगा जब ये सुंदर इस तरह के लेक्स बनेंगे। इन लेक्स को क्या कहा जाएगा, ग्लेशियल
लेक्स कहा जाएगा। ये जो ग्लेशियर्स रहते हैं ग्लेशियल लेक्स बनाते हैं। इट क्रिएट्स डीप होलोज गॉट फिल्ड विथ वाटर एज द आइस मेल्ट्स एंड हेंस क्रिएट लेक्स। गड्ढे बना देते हैं होलोज, ठीक है। वो जो गड्ढे रहते हैं तो वो those got filled with water as the ice melts, और जब जैसे जैसे आइस मेल्ट होने लगती है, बर्फ पिघलने लगती है, तो वो जो गड्ढे रहते हैं वो पानी से भर जाते हैं, और जब गड्ढे पानी से भर जाते हैं तो वो लेक्स बन जाते हैं, ठीक है। और कौन सा लैंडफॉर्म बनाती है ग्लेशियर्स? तो ग्लेशियर्स क्रिएट ग्लेशियल मोराइंस। अब ग्लेशियल मोराइंस क्या होते हैं? तो इन देयर वे ग्लेशियर्स कैरी दी मटेरियल सच एज रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट, ठीक है। ये देखोगे तो इन देयर वे दे कैरी वेरियस मटेरियल सच एज रॉक, सैंड, सिल्ट। अभी जब बहते हुए आ रहा है ग्लेशियर, अपने साथ इतना बर्फ लेके आ रहा है, तो ये जगह जगह से सैंड, मैंने बताया टकराएगा पत्थरों से, तो कहीं ना कहीं इरोजन होगा, चीजें टूटेगी, तो सारे मिट्टी भी अपने साथ बहा के लाएगा। अब फिर वही वाली बात, जैसे नदी भी अपने साथ मिट्टी बहा कर ले तो जाती है, लेकिन नदी जब कह सकते हैं वीक हो जाती है, जब समुद्र के पास मिलने वाली रहती है, पिछले वीडियो में देखा था, तो डेल्टा बनाने वाली रहती है, तो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती ना वो। तो उसी तरह से कि ऊपर से जब निकलता है ग्लेशियर, उस समय तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके चलेगा, लेकिन नीचे जाते जाते क्या करेगा, वो जितने भी मटेरियल को कैरी कर रहा है, जैसे रॉक, सैंड, सिल्ट, इन सारी चीजों को, तो इन सारी चीजों को डिपॉजिट करने लगेगा। डिपॉजिट्स देम एट अदर प्लेस, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर माउंटेन। तो जो ग्लेशियर सारी चीजों को डिपॉजिट कर देगा और ग्लेशियल मोराइंस इस तरह से बन जाएंगी। तो ग्लेशियल मोराइंस कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि जो ग्लेशियर के साथ में, ये देखो, ये जितने भी ग्रे ग्रे कलर में आपको दिख रहे हैं, तो जितना भी मटेरियल है, डिपॉजिटेड मटेरियल, इरोडेड मटेरियल है, जो ग्लेशियर के बीच में, ग्लेशियर के साथ में बहते हुए आता है, जब वो डिपॉजिट होने लगता है तो ग्लेशियल मोराइंस बन जाते हैं। तो ग्लेशियल डिपॉजिट्स या फिर डिपॉजिट्स ऑफ सैंड, सिल्ट और रॉक विच आर बीइंग ब्रॉट बाय ग्लेशियर, जो ग्लेशियर के द्वारा लाए गए हैं, उन सेडिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल मोराइंस बोलते हैं। तो ये दो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं जो बनाए जाते हैं आइस के द्वारा। तो वर्क ऑफ आइस को भी हमने समझा, ग्लेशियल लेक्स और ग्लेशियल मोराइंस। वर्क ऑफ विंड, हवाओं का कुछ भी काम हो, लेकिन हमें किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है? हमें यह देखना है कि विंड से किस तरह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हवा जो इन जनरल अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में कितना विंड बह रहा होता है, ठीक है, कितनी सारी विंड फ्लो कर रही होती है। तो जो विंड फ्लो करती है ना किसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाती है, बिगाड़ती है। व्हाट आर दी वेरियस लैंडफॉर्म्स which are being created by wind? Wind acts as an active agent of erosion, especially in desert. ये इंपॉर्टेंट चीज है। विंड जो है तो एक एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन का काम करती है। एजेंट ऑफ इरोजन मतलब क्या है कि तोड़फोड़ करती है विंड। डेजर्ट्स में क्या चलते हैं? रेत के तूफान चलते हैं। रेत के तूफान जब आते हैं वो सैंड ड्यून्स बनाते हैं, सैंड ड्यून्स बिगाड़ते हैं। ये रेत का तूफान है। यहां आप देखोगे कि जैसे हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं चल रही हैं, तो ये विंड्स के चलते क्या होता है? विंड्स, ये देखो, ये नई जगह पे रेत लाके डिपॉजिट कर रही है। विंड्स के साथ में क्या उड़ के जा रही है? सैंड उड़ के जा रही है। देखो सैंड आगे खिसक रही है। क्या आपने आपकी कार पार्क कर दी है और आप अगर 1 महीने तक भूल गए उसको वहां से उठाना, तो हो सकता है वो किसी रेत के पहाड़ के नीचे दब जाए। तो क्यों? क्योंकि वो रेत के जो टीले रहते हैं, जो सैंड ड्यून्स रहती हैं, ये ठीक है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बने रहते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। वो उड़ के जाते हैं विंड के साथ में। तो इस तरह से विंड जो करती है तो वो क्या करती है? चेंज लाती है, वहां के लैंडफॉर्म को बदलती है, स्पेशली इन डेजर्ट। इसीलिए पढ़ा हमने, When the wind blows, it lifts and transports sands from one place टू अनदर। मतलब जब हवा चलती है अपने साथ तो एक जगह से सैंड को उठाती है और दूसरी जगह ले जाके रख देती है। वो दूसरी जगह क्यों रख देती है? When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hills। अब क्या होता है? हवा हमेशा एक जैसी तो चलती नहीं है, तो जब वो बहुत स्पीड से चल रही होती है विंड्स, तो विंड्स एक स्पीड में चलते 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 क्या होती है? एकदम से स्लो हो जाती है, उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है विंड। तो जब विंड स्लो होती है तो अपने पार्टिकल्स को वहीं के वहीं डिपॉजिट कर देती है लो हिल्स में। When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hills। तो जो मिट्टी होती है, जो सैंड होती है, वो गिर जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हवा चलना बंद हो गई है। द स्ट्रक्चर क्रिएटेड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इस पूरी प्रोसेस के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। When the grains of sand are very fine and light, wind can carry it over long distance and loess are formed in this process। तो ये देखो loess ये होते हैं। loess क्या होता है? तो विंड विथ डस्ट, की जो हवा चल रही है उसके अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स रहते हैं डस्ट के, ठीक है, धूल मिट्टी जो रहती है, तो वो क्या करती है? वो बहुत दूर दूर तक उड़ के जाती है। गोबी डेजर्ट में जैसे अगर आप देखो तो इस तरह से बहुत सारे लॉयस बने हुए हैं, मतलब कि वहां पे जो डस्ट होती है तो विंड क्या करती है? अपने साथ में बहुत लाइट पार्टिकल जो रहते हैं सैंड के, उसको उड़ा के ले जाती है और वहां पे डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरह के एरियाज बन जाते हैं। मध्य प्रदेश का ऊपर वाला भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला जो एरिया है, वहां पे भी लॉयस देखने को मिल जाते हैं। मशरूम रॉक, मशरूम की तरह शेप कैसे हो जाता है? मशरूम रॉक्स आर अनदर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय विंड। विंड के द्वारा हमने देखा सैंड ड्यून्स और लॉयस तो बनती है, उसी के साथ साथ में मशरूम रॉक्स आर अनदर स्ट्रक्चर। तो विंड ब्लोस कैरीज सैंड पार्टिकल्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आपने देखा होगा हवा जब चलती है तो हवा अपने साथ में सैंड पार्टिकल लेके जाएगी। अब हवा इतनी भी शक्तिशाली नहीं होती कि पूरे की पूरे सैंड पार्टिकल्स को ऊपर एटमॉस्फेयर में उड़ाएगी। अधिकतर क्योंकि सैंड पार्टिकल्स क्या रहते हैं? सैंड पार्टिकल्स
हैवी रहते हैं ना, तो वो नीचे नीचे बहेंगे। हवा तो पूरा ऊपर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर तक बहती रहेगी, लेकिन जो हवा में सैंड पार्टिकल्स रहेंगे, हवा बह रही है और हवा के अंदर जो सैंड पार्टिकल्स बह रहे हैं, तो वो नीचे वाले एरिया में फ्लो करेंगे। सैंड पार्टिकल्स नीचे वाले एरिया में क्यों फ्लो करेंगे? क्योंकि सैंड पार्टिकल्स में वजन होता है भाई, तो जो हैवी रहता है, हैवी होने के कारण वो नीचे नीचे के एरिया में फ्लो करेंगे विंड के साथ में, और विंड तो पूरे में फ्लो करेगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, दिस विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन दी अपर पार्ट। अब क्या होता है, हमने देखा सैंड पार्टिकल जो है तो दे आर फ्लोइंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के पास में फ्लो कर रहे हैं, तो इसके चलते क्या है कि जो सैंड पार्टिकल्स है किसको इरोड करेंगे? ये नीचे वाले एरिया को ज्यादा इरोड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो द विंड इरोड्स द लोअर सेक्शन ऑफ रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट। अपर पार्ट पे उतना ज्यादा नहीं टकराएगी विंड, ठीक है, विंड तो टकराएगी लेकिन विंड के अंदर सैंड पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो सेंस में सिर्फ लोअर पार्ट जो है, लोअर पार्ट को ही हार्म करेंगे ये सैंड पार्टिकल्स। आगे ना समझ में, जैसे आप खड़े हो यहाँ पे, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि अगर विंड चलेगी तो आपको पैरों में ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि पैरों में मिट्टियां लगेगी, ऊपर सिर्फ विंड लगेगी। तो वैसे ही पत्थरों के साथ में होता है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें रहती है ना, तो ये डेजर्ट में खड़ी हैं, लाखों सालों से खड़ी हैं, तो जब हवाएं चलती है तो हवाएं के अंदर जो स्मॉल स्मॉल सैंड पार्टिकल्स रहते हैं वो कंटिन्यूअसली टकराते रहते हैं। तो ये स्मॉल पार्टिकल्स जब टकराएंगे ना, तो कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि नीचे से कटती चली जाएगी चट्टान जो थी, ठीक है, पूरा स्टोन जो है नीचे से कटता चला जाएगा और वो धीरे धीरे ऐसा मशरूम की तरह शेप ले लेगा। तो सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। देखो बेस जो है वो नैरो हो गया और जो टॉप है वो वाइडर हो गया, तो इस सेंस में मशरूम रॉक्स बनती है। वर्क ऑफ विंड में हमने 3 स्ट्रक्चर देखे जो बनते हैं विंड से, मशरूम रॉक्स, फिर सैंड ड्यून्स और लॉयस। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।